Hello everyone, I am Kusum and welcome to Faculty Channel. Well, today we are going to start with the UK SSSC LT syllabus. We have already started और आज का हमारा है टीचिंग स्किल्स. तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो टीचिंग स्किल्स एक टॉपिक है उसको आज हम देख लेते हैं. टॉपिक्स जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी वो होगा, एक तो आपका इंट्रोडक्शन होगा अबाउट टीचिंग स्किल्स, देन वेरियस टीचिंग स्किल्स, कौन कौन से वो टीचिंग स्किल्स हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो इस टीचिंग स्किल से रिलेटेड होंगे. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर. व्हाट इज़ टीचिंग स्किल, है क्या? डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल जो होती है वो डिफर करती है. इट माइट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ हो सकती है इनमें से, जैसे कि टीचिंग स्किल इज दैट बिहेवियर ऑफ अ टीचर विच facilitates pupils learning directly or indirectly. ये वो एक बिहेवियर हो सकता है जो कि स्टूडेंट्स के अंदर वो फैसिलिटेट करता है, किस तरह से वो टीचर के बिहेवियर को फैसिलिटेट करे और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से लर्निंग प्रोसेस में उनको हेल्प हो. Second definition can be a teaching skill includes all arts and behavior of the teacher which maximizes pupils learning. तो इसमें वो भी हो सकता है जैसे आर्ट्स और बिहेवियर टीचर का किस तरह से अपने स्किल्स को यूज़ कर रहा है, क्या बिहेवियर टीचर्स का टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स. सो वो बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाता है. Then one definition is teaching skill is that art of the teacher which makes communication between the teacher and the pupil sufficiently. Teaching skill वो है जो कि टीचर और pupil that means स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर बनाता है. टीचिंग स्किल एक सेट है बिहेवियर का जो एसोसिएट होता है विद द टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच आर स्पेशली effective in bringing about the desirable changes in the teacher or the trainee who makes practice of the skill. So इससे क्या होता है, जब वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्टिव एक इफेक्ट होता है जिससे कि टीचर के अंदर वो डिज़ायरेबल चेंजेस आए ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इन चीज़ों को तो इससे ये एक बिहेवियर्स का सेट है जो टीचर्स यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ टीचिंग. अब हम देख लेते हैं कुछ वेरियस टीचिंग स्किल्स क्या हैं. देखिए, सबसे पहले इसमें आपका आ जाता है स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन. अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलन एंड रियान ने लिस्ट की थे कुछ जो टीचिंग स्किल्स थे, वो 14 स्किल्स दिए थे. सेम वे पैसी ने भी कुछ 13 स्किल्स को लिस्ट किया था. इस टाइप के क्वेश्चन एलटी में पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड एलटी के पेपर में कि कौन कौन से कितने स्किल्स पैसी ने दिए थे, कितने टीचिंग स्किल्स लिस्ट किए थे, या कितने टीचिंग स्किल एलन एंड रियान ने लिस्ट करे थे. So such kind of questions can be asked. Now हम आते हैं, इसको मैंने एक तरह से मर्ज कर रखे हैं सारे टीचिंग स्किल्स. तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेक्चरर के एग्जाम में आए थे. तो फर्स्ट इज द स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. क्या है ये एक कलेक्शन होता है वर्ड्स, पिक्चर्स या डायग्राम्स का जो इंटेंट करता है जिससे कि दूसरे लोग उनको क्या पता है और वो क्या सीखेंगे और क्या अचीव करेंगे उस नॉलेज से. तो इसमें आपके 3 डोमेन्स आ जाते हैं, जैसे कॉग्निटिव हो गया, इफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर. तो इन तीनों डोमेन्स को यूज करके टीचर्स जो है वो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स करवा सकते हैं. सेकेंड इज जो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. किस तरह से लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, इसको आप सेट इंडक्शन भी बोलते हैं. इसमें ये इन्वॉल्व करता है एस्टैब्लिश करना, जब रेपो एस्टैब्लिश करना बिटवीन द लर्नर्स एंड द स्टूडेंट, और ये प्रमोट करता है उनकी अटेंशन को प्रमोट करता है, एक्सपोज देम टू एसेंशियल कंटेंट, मोटिवेट करता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करता है और उनको लेसन के लिए और इंटरेस्ट उन पे डेवलप होता है. तो किस तरह से एक टीचर लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देन इज द स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग. फ्लुएंसी डजंट मीन कि आप बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट कर रहे हो. नो, फ्लुएंसी हियर मीन्स लॉट ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चंस पुट पर यूनिट ऑफ टाइम. कितने आप मीनिंगफुल, मतलब लेसन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आप पुट कर रहे हो. मीनिंग द क्वेश्चन शुड बी मीनिंगफुल. ऐसे नहीं कि कुछ भी बकवास करके आपने स्टार्ट कर दिया बोलना. नो, इट शुड बी वेरी मीनिंगफुल. देन इज योर स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ एंड वेयर व्हाट मेथड्स यू आर टेकिंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स. तो इसका मेन जस्ट है कि हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द लेसन. देन इज योर स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस. प्रोबिंग क्वेश्चन हियर मीन्स सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सीरीज में चलना क्वेश्चन. जैसे आपने किसी से कुछ
कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसने जो आंसर दिया, अब उससे आपने कोई क्वेश्चन निकाला, फिर उसका आंसर आया, फिर उससे क्वेश्चन निकाल दिया, फिर उसने आंसर दिया। तो इस तरह से आंसर्स जो सीरीज में चलते हैं, तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है जो रिक्वायर करता है स्टूडेंट्स को टू गो बियॉन्ड द फर्स्ट रिस्पॉन्स। जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है उससे भी आगे जाता है इसको, और ये टीचर्स सब्सिक्वेंटली क्या होता है, टीचर्स क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ओनली। तो बच्चे जो रिस्पॉन्स देते हैं उससे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, राइट। ये होता है आपका प्रोबिंग क्वेश्चंस। देन इज योर स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। सी कई बार क्या होता है दैट द लेसन इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, कुछ लेसन्स होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो डिफिकल्ट होते हैं लर्नर्स को समझने में, या टीचर्स एकदम से उसको किस तरह से समझाए वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है एक ईजी वे में समझाना। सो व्हाट दे डू, वो कुछ पिक्चर्स हो गए, वीडियोस, लर्निंग मटेरियल्स, गेम्स, या कुछ भी चार्ट्स, बुक, पोस्टर्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स दे यूज सो दैट वो इलस्ट्रेट करते हैं, उनको उस टाइप से एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। इसके बाद आपका आता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन ये क्या है, इसमें होता है कि इट रेफर्स टू दोज टीचर्स एक्शंस विच डेवलप एंड मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ मैक्सिमम अटेंशन। इसमें बच्चों का किस तरह से आप मैक्सिमम अटेंशन गेन कर सकें। इसमें आपका मॉड्यूलेशन आ जाते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन। जब आप लेसन का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, एक तो वॉइस हो गया, हाउ योर मैनरिज्म इज देयर, पर्सनैलिटी कैसी है, मीडिया, मटीरियल्स, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो स्टिमुलेट किस तरह से स्टिमुलेट करते हैं आप वेरिएशंस, किस तरह वेरिएशंस लाते हैं अपनी टीचिंग में, वो यहाँ पर आता है। फिर हो गया आपका स्किल ऑफ साइलेंस एंड नॉन वर्बल वंस। यहाँ पर देखिए इसमें इस जब हम साइलेंस और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे स्माइल हो गई, फ्राउन लुक हो गया, या थॉटफुल देखना स्टूडेंट्स की तरफ, क्विजिकल लुक हो गया थोड़ा, ये सब चीज़ें आपकी इस स्किल में आती है। जैसे सम टाइम्स व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, तो फिर बच्चे जब तक आंसर देते हैं, यू कीप अ लुक ऑन देम, एक थॉटफुल लुक, या मतलब एक काइंड ऑफ अ फेशियल एक्सप्रेशन व्हाट यू आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ इस वाले स्किल में इंक्लूड हो जाता है। देन इज योर स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। यहाँ पर टीचिंग को रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेसमेंट बिहेवियर फॉर एन इंटरफेयरिंग बिहेवियर, मतलब जो ऑलरेडी बिहेवियर है उससे अलग थोड़ा एक रिप्लेस करके देखा जाए बिहेवियर को। तो इससे क्या होता है, इट इज जस्ट टू इंक्रीज द एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बच्चों के अंदर किस तरह से एक बिहेवियर चेंज लाया जाए, तो वहां पर स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का यूज होता है। फिर है स्किल ऑफ इंक्रीजिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब टीचर्स क्वेश्चंस पुट करते हैं तो एक या दो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं, वो आंसर देते हैं, तो हर बार वही हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे कि हम आंसर देंगे। वहां पर हमें को क्या करना है कि उन बच्चों को बोलना है, यस आई नो यू नो द आंसर बट लेट एवरीवन गेट द चांस टू आंसर द क्वेश्चन। तो वहां पर आपको बच्चों का पार्टिसिपेशन, जो स्टूडेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्लूड करना है और इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर किस तरह से टीचर उस चीज को यूज करे, अपना स्किल, वो मायने रखता है। देन कम्स योर स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, टीचिंग टूल फॉर टीचर, बिकॉज विदाउट द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड टीचिंग ऐसे लगता है अधूरी रह गई है। तो ब्लैक बोर्ड का यूज किस तरह करें, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड पूरा भर दिया, कुछ भी लिख दिया उसमें, लेसन ही मत उतार दो उसमें। इट इज दैट कि क्या मेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं ब्लैक बोर्ड में, फिर उसको आप समझाइए। तो ब्लैक बोर्ड का एक्चुअल यूज यही होता है कि वो हॉलिस्टिक पिक्चर जो है, कंटेंट का हॉलिस्टिक पिक्चर दिखाता है। इजी वे में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए, किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड ड्रॉइंग्स कर दिए, फिगर्स बना दिए, टेबल क्लासिफिकेशन कर दिया टेबल में ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्लासिफिकेशन कर दिया किसी टेबल का ब्लैक बोर्ड। मोस्टली साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में ब्लैक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। देन इज द अचीविंग ऑफ क्लोजर, स्किल ऑफ अचीविंग ऑफ क्लोजर। क्लोजर हेयर मीन्स कि किस तरह से आप एक लेसन को एंड करेंगे। एंड कैसे किया जाता है, लाइक रैप अप एट द एंड ऑफ द लेसन, जैसे क्विक रिव्यू कर दिया, क्या पढ़ाया उसको फटाफट से एक रिविजन कर लिया, और रिमाइंड करना स्टूडेंट्स को कि लेसन क्या था और उन्होंने क्या पढ़ा है, राइट, किस बारे में था लेसन। तो वो एक रैप अप हो जाता है, पूरा कंक्लूजन पार्ट आ जाता है आपका, क्लोजर व्हेन यू आर रैपिंग अप द दिस लेसन। तो ये स्किल होता है आपका अचीविंग क्लोजर।
देन स्किल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, किस तरह से बच्चे बिहेव कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना, जैसे कि कोई बच्चा किसी तरह से बिहेव कर रहा है, बच्चा किसी तरह से बिहेव कर रहा है तो वो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है उन बच्चों की, तो वो रिकॉग्नाइज करना। देन इज योर स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि इट इज फॉर दो स्टूडेंट्स टू बी एबल टू वर्क साइंटिफिकली, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफेक्टिव जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो हार्ड होता है टीचिंग का, तो इट states that students should be taught so that they develop understanding and first hand experience। तो उनको एक्सपेरिमेंट, स्पेशली इन द साइंस सब्जेक्ट्स, एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हो तो और उनको प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करा रहे हो, तो वो थ्योरी का पूरा कोई यूज ही नहीं है उनका आगे जाके। थ्योरी में पढ़ना, ड्राइविंग को बोल के सिखाना, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिस करके ड्राइविंग सिखाने में बहुत फर्क है, राइट। दिस इज द सेम थिंग इन व्हेन यू आर लर्निंग साइंस, कि उसको थ्योरी में तो पढ़ रहे हो लेकिन उसका प्रैक्टिकल करवाना भी बहुत जरूरी है। देन इज द स्किल ऑफ डायग्नोजिंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। इसमें कि बच्चे को क्या डिफिकल्टी हो रही है कोई सब्जेक्ट को समझने में, उसको डायग्नोज करना, फिर उनसे वो चीज़ें पूछना कि उस पर्टिकुलर लेसन में क्या डिफिकल्टी है, किसी सब्जेक्ट में क्या डिफिकल्टी है, एंड देन उनको उनके अकॉर्डिंग, उस लेवल के अकॉर्डिंग उनको समझाना। तो यू हैव टू गो टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। आप ये मत सोचिए कि हमको सब कुछ आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी समझ आ रहा होगा। नो, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज, देयर वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स, सबका अलग अलग काइंड का IQ लेवल होता है, तो उनको उनकी डिफिकल्टीज को डायग्नोस करके ही पढ़ाना चाहिए। देन है आपका स्किल ऑफ यूजिंग द टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स तो वी ऑल नो, जैसे चार्ट्स हो गए, पोस्टर्स, ब्लैक बोर्ड, योर ऑडियो विजुअल थिंग्स, ये सब चीजें आपके टीचिंग एड्स में आते हैं, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पढ़ाने में। ये एक तरह से हेल्पिंग हैंड होते हैं टीचर्स के लिए। देयर आर मैनी थिंग्स जो आप मुंह से बोल के नहीं समझा पा रहे हो, प्रॉपरली बच्चों को समझ नहीं आ रहा, देन बाय शोइंग द पिक्चर्स टू देम, वीडियोस, मूवीज, चार्ट्स, ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करके दिखाना, इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। देन इज योर स्किल ऑफ मेंटेनिंग द साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और मैनिपुलेशन ऑफ द मटीरियल्स ऑफ द साइंस। सो जो लेबोरेटरी ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीचर्स को, स्पेशली द साइंस सब्जेक्ट टीचर्स, जिससे कि वो फ्रीक्वेंटली उनके वो जो ट्रेनिंग है वो फ्रीक्वेंटली यूज होनी चाहिए, जिससे कि वो स्किल डेवलप हो सके, necessary skill develop हो सके for more advanced study or research. So teachers should, science teachers especially, should have the skill of maintaining the science laboratory. Then skill of giving assignment. Now here assignment should be very meaningful, बहुत meaningful, well planned और well explained assignments होनी चाहिए. You are just giving the question to the students, assignment दे रहे हो लेकिन उनको समझाया नहीं है उसके बारे में, so it is all useless. बच्चों के अंदर आइडिया ही नहीं है कि वो क्या लिखेंगे उसमें. So skill of giving assignment, it is also very important skill of a teacher. Then comes your skill of developing critical and independent thinking among the students. It is very important. In fact, it is the most important thing teaching, most important role of a teacher. इससे क्या होता है, एक तो बच्चों के अंदर बिल्ड इन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होती है आपको फॉर स्टूडेंट्स, जो कनेक्टेड होती है उनकी लर्निंग से, जो आप लर्न कर रहे हो उससे रिलेटेड आप कुछ इस तरह से एक्टिविटीज उनको दे दो, इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज दे दो, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो एनकरेज होए। इनफैक्ट इस तरह से कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे कि बच्चे ने जो पढ़ा है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो कनेक्ट कर सके अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ, और आइडेंटिफाई, ऐसा कुछ आप एक्टिविटीज लाइए जिससे कि वो आइडेंटिफाई पैटर्न्स, इज लाइक पैटर्न्स बनाना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये एक ग्रेट वे है ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. सो दीज कैन बी यूज्ड व्हाइल डेवलपिंग द स्किल्स while during teaching learning process. फिर आपका आ गया स्किल ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन. यस, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आना चाहिए, बिकॉज अगर अभी उनको डिसिप्लिन में नहीं आएगा तो वो अपनी लाइफ में पूरा कभी डिसिप्लिन नहीं रहेंगे. सो देयर शुड बी this much of strictness, little bit this much of strictness, that students should understand that how they have to remain disciplined in the class or in any sphere of the life. कहीं पर भी जाके आप हल्ला दंगा नहीं कर सकते हो, राइट? तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है. तो ये चीज हाउ टीचर विल बी यूजिंग इन द क्लासरूम ड्यूरिंग क्लासरूम मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स.
लास्ट हम इसमें देखेंगे स्किल ऑफ पेसिंग द लेसन। पेसिंग हेयर मीन स्पीड क्या है लेसन की। देखिए क्या होता है, अगर टीचर बहुत ज़्यादा क्विकली चल रहा है सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्लो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो थोड़ा स्लो लर्नर्स जिनको हम कहते हैं, दे में लैक द अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। तो वो वहाँ कहीं पर वो लैक बिहाइंड करेंगे जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्लोली हो रहा है, बहुत ही स्लो करवा रहा है कोई लेसन को, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, बहुत एडवांस्ड होते हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स रेस्टलेस हो जाते हैं। वो बहुत वो रेस्टलेस मीन्स उनको ऐसा होता है कि यार कब खत्म होगा, सेम चीज़ हो रही है, सेम चीज़ पढ़ाया जा रहा है। सो यू नीड टू कीप वेरी समवेयर इन बिटवीन वेयर योर पेसिंग विद द लेसन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। टीचर को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, जिसमें आपके स्लो लर्नर्स को भी बेनिफिट हो और जो आपके फास्ट लर्नर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो। ओके, आई होप ये समझ आ गया है सबको, सारे स्किल्स जो हैं। These are around 21 skills. अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। दिस इज द माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1। व्हाई इज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? इट कैन हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट एंड देयरबाय बेनिफिट द स्कूल्स ओवरऑल बजट। ये स्कूल का बजट को थोड़ा बेनिफिट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट को। ये क्रिएट कर सकता है बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड द टीचर, और ये टीचर्स को हेल्प कर सकता है जिसमें कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड रहें, ऑर्डरली रहें, फोकस्ड रहें, अटेंटिव रहें, अल्टीमेटली एकेडमिकली प्रोडक्टिव रहें। वो इस तरह से ये काम करता है। या फिर इट टेल्स द टीचर व्हेन टू स्टार्ट एंड एंड द लेसन। नाउ इफ यू सी हियर, तो मैंने आपको और पहले भी बहुत वीडियोस में बताया था, व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, तो जो मोस्ट पॉजिटिव पार्ट होता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है, अगर उन्होंने नॉट करके नहीं पूछा है तो मोस्ट पॉजिटिव अगर हम इसमें पूरे में देखें तो द थर्ड वन इज द मोस्ट पॉजिटिव हियर, हेंस द करेक्ट आंसर इज third option. Now coming to the second question, which of the following is the best way to prepare pupils for examination? बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए किस तरह प्रिपेयर करवा जाए, क्या बेस्ट मेथड है? उनको एक बहुत ही इंटेंस रिवीजन के लिए टाइम दे दी जाए, 3 days का रिवीजन बिफोर द एग्जाम। सोचिए आपका एग्जाम है और आपको 3 दिन पहले बोलो ये आपको रिवाइज करना है, तो व्हाट विल बी योर कंडीशन दैट टाइम? या उनको बहुत सारा कॉफी पिलाया जाए, लॉट्स ऑफ कॉफी ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम। ये आई नो इट इज अ वेरी रिडिकुलस काइंड ऑफ अ option. Then is give them enough time to study and make them practice on old exams. उनको बहुत टाइम दिया जाए, जो ओल्ड एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए। या फिर give them lots of homework to do the week before the exam. बहुत सारा होमवर्क दे दिया जाए पहली वीक में एग्जाम के, वो उससे गो थ्रू होते रहें, वो होमवर्क करते रहें उसमें। सी अब इसमें भी अगर आप देखें 3 एग्जाम से 3 दिन पहले रिविजन के लिए बोलना is not a great idea, इसको मैं क्रॉस कर दूंगी। Then drink lots of coffee, it is a ridiculous idea, right? Then give them enough time to study and make them practice all. It is the best option we have got, so this will be a correct answer, right? Now we coming to the third question. Why is it important to observe and evaluate every student's academic performance, progress, behavior and social development? क्यों important है बच्चों को observe, उनकी academic performance, progress, behavior या social development को observe और evaluate करना क्यों है important? First option is so you can identify the best student and then give them this preferential treatment. आइडेंटिफाई करना बेस्ट स्टूडेंट को, उनको उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना। या फिर एज कंबाइंड दिस एरियाज टू कंट्रीब्यूट एज अ होल टू द स्टूडेंट्स एंड रिजल्ट्स एज एकेडमिक अचीवमेंट्स। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके फिर उनका रिजल्ट निकालना, मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट शो करना बच्चों की। या फिर यू कैन पुट मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट वंस, जो सबसे कॉम्पिटेंट बच्चे हैं उनको क्लास के सामने बिठा के रखना, और लीस्ट केपेबल वंस को बैक बेंचर्स बना देना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सी फोर्थ ऑप्शन तो ऑब्वियसली करेक्ट हो गया, बिकॉज ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ कि आप जो बहुत इंटेलिजेंट है उनको फ्रंट सीट में बिठाओ और जो थोड़े लीस्ट केपेबल वंस हैं उनको बैक सीट में बिठाओ। देन सो यू कैन आइडेंटिफाई द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना इज नॉट एट ऑल अ टीचिंग मेथड। इट डज नॉट कम अंडर द बिहेवियर ऑफ टीचिंग। लेकिन एज कंबाइन, इन सबको कंबाइन करके फिर उनका एकेडमिक रिजल्ट बनाना, एक अचीवमेंट देना, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हेंस योर option number 2 is correct. Now coming to the fourth question,
You are teaching a lesson and some of your students do not understand the technique you are using to try and teach a complex subject. What would you do? अगर आप कोई ऐसा लेसन पढ़ा रहे हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और बच्चों को वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे एक टीचर उस टाइम पे? फोकस ऑन दोज हु अंडरस्टैंड एंड इग्नोर द अदर्स. जिनको समझ आ रहा है उन पे फोकस करेंगे और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है उनको इग्नोर कर दो, जाओ हमें कोई मतलब नहीं है, लाइक दिस. या फिर टेल देम इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इट इज नॉट द राइट सब्जेक्ट फॉर देम. या फिर अगर बच्चे को ढंग से समझ में नहीं आ रहा है कोई सब्जेक्ट, तो आप उनको बोल दो कि ये तुम्हारे लिए करेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है ये सब्जेक्ट, इसे छोड़ दो. या बच्चों से बात करोगे, उन बच्चों से बात करोगे उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट दे फाइंड आउट व्हाट दे डू नॉट अंडरस्टैंड, तो वो पता करोगे. देन ब्रेक डाउन, उस सब्जेक्ट को इस तरह से तोड़ के उनको पढ़ाओगे जिससे कि वो उनके लिए ईजी हो जाए. या फिर उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दोगे कि वो जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होगा. व्हाट इज द करेक्ट? इफ यू सी करेक्टली ऑल दीज थ्री आर द नेगेटिव वंस, 1, 2 and 4. ओनली द थर्ड ऑप्शन जिसमें कि ये है कि टीचर अपने स्किल का किस तरह से यूज कर रहा है उसको समझाने में बच्चे को, वो यहां पर देखने को मिल रहा है. सो हेंस योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Coming to the fifth question, why is it important to establish clear academic goals for pupils? मतलब एक एकेडमिक बच्चों स्टूडेंट्स के लिए क्लियर एकेडमिक गोल्स स्टैब्लिश करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सो अ पीपल नोज व्हाट सॉर्ट ऑफ होमवर्क टू एक्सपेक्ट, ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि किस तरह का होमवर्क आने वाला है. या फिर पीपल्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड हैव अ टारगेट टू एम एट एंड अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड. बच्चों को पता रहे, एक्सपेक्टेड रहे कि उनसे क्या, बच्चों को पता रहे कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, वो अपना टारगेट एम कर सकें और जिसके अगेंस्ट वो फिर परफॉर्मेंस अपना दें, जिससे को कि मेजर किया जा सके ये. या फिर टीचर नोज एग्जैक्टली व्हाट दे विल बी डूइंग थ्रू आउट द स्कूल टर्म. टीचर को पता रहे कि बच्चों ने क्या करा है पूरे साल भर, राइट क्या करेंगे. या फिर टीचर विल नो व्हाट द रिसोर्सेज दे नीड टू ब्रिंग टू द लेसन, क्या क्या रिसोर्सेज लेके आना चाहिए टीचर को लेसन पढ़ाने के लिए. ये अब आप देखिए तो ये तीनों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कुछ रेलिवेंट नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हेंस द क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, जिससे कि टीचर को option number 2 is correct, not the 3 one, not the third one. Second will be correct. So pupils know, बच्चों को पता रहे क्या उनसे expected है, वो अपना टारगेट एम करें, क्या गोल रहेगा उनका, जिसके अगेंस्ट वो अपनी परफॉर्मेंस दे, जो कि टीचर बाद में मेजर कर सके. Now we come to the sixth question. As a teacher, what are some of the main factors you must concentrate on in order to keep the students engaged in learning? क्या आप यूज कर सकते हो, क्या मेथड्स आप यूज कर सकते हो जिससे कि बच्चा एंगेज रहे पढ़ने में? एक आप यू मस्ट बी ह्यूमरस, बहुत आपको हंसते रहना है क्लास में, कि जैसे ज़्यादा हंसोगे तो अच्छी रिलेशन होंगे आपके आपस में. ये हो गया एक तो आपका ऑप्शन कि हमेशा हंसते रहो क्लास में. या यू मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों को एनकरेज करना कि ऑब्जर्व करे, क्वेश्चन करे जो समझ नहीं आ रहा है, डिस्कवर करे नई चीज़ों को और इन्वेस्टिगेट करे इन ऑर्डर टू एंगेज देम इन देयर लर्निंग. ये हो गया. या थर्ड ऑप्शन, यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट एंड एग्रेसिव, बहुत स्ट्रिक्ट और एग्रेसिव रहना जिससे कि बच्चे डरे रहें आपसे और कॉन्सेंट्रेट रहें क्लास में पढ़ाने के टाइम. या फिर लेट द स्टूडेंट्स लर्न, बच्चों को अपने आप में छोड़ देना कि आप खुद पढ़ो और आप अपना लेसन पे कॉन्सेंट्रेट रहोगे लेसन जब आप दे रहे हो. तो इसमें आप देखो ये दीज ऑप्शन नंबर 1, 3 and 4 आर बिट नेगेटिव वंस, बिकॉज इसमें टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन the best one, the teacher is always being considered good on the basis that they encourage the students. Students के अंदर इनको encourage करना, वो किस तरह से और पढ़ाई करें, किस तरह से वो क्वेश्चन सोचें, क्या डिस्कवर करें, कुछ ऑब्जर्वेशन उनकी बढ़ाना, वो पार्टिसिपेट करें क्लास में, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा. हेंस ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, What is the best way to record a pupil's progress in the classroom? क्या है जिससे कि आप कौन सा वे बेस्ट होगा इनमें से कि आपको बच्चे की प्रोग्रेस पता चलती रहे क्लासरूम में? कैसे रिकॉर्ड करोगे? हैव अ सिंपल स्प्रेडशीट असेसमेंट सिस्टम दैट इंस्टेंटली कंपेयर्स इंडिविजुअल अटेनमेंट अगेंस्ट लोकल एंड नेशनल एक्सपेक्टेशंस. आप एक स्प्रेडशीट बनाएंगे जिसमें आप उसका असेसमेंट करेंगे और इंडिविजुअली हर एक बच्चे का, जिससे कि आपको पता रहे कि कैसे नेशनल और लोकल लेवल में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं. फिर हैव अ सिस्टम दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय टीचर अदर टीचर्स. ऐसा कुछ बनाएंगे जो कि और टीचर्स को आराम से समझ आ जाए, इस तरह से आप कुछ बना देंगे. फिर हैंड रिटन पेपर रिकॉर्ड्स रखेंगे दैट आर फाइल्ड अवे इन योर ऑफिस. कुछ ऐसे हैंड रिटन
पेपर रिकॉर्ड्स रखेंगे जो आप ऑफिस में आराम से दे सकें, या फिर गिव योर असेसमेंट नोट्स टू द स्कूल ऑफिस स्टाफ टू टाइप अप एंड रिकॉर्ड। आप स्कूल स्टाफ को दे देंगे आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ताकि वो खुद ही टाइप करें और रिकॉर्ड कर लें। इसमें देखो तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका बहुत फिट बैठ रहा है, बिकॉज एक टीचर का रोल होता है कि किस तरह से एक स्प्रेडशीट बनाए, एक्सेल शीट बनाए या कुछ भी इस तरह से, और उसको प्रॉपर जो बच्चे का पूरा रिकॉर्ड है, उसको क्लासरूम रिकॉर्ड है, उसको उसमें मेंटेन करके रखे। सो दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। नाउ अ स्टूडेंट गेट्स इनटू एन ऑल्टरकेशन, एक बच्चा लड़ाई कर रहा है दूसरे बच्चे के साथ क्लास में, और बहुत अब्यूजिव, वर्बली बहुत अब्यूजिव हो रहा है एक दूसरे की तरफ, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? एज अ टीचर आप क्या करोगे? इट हैज नथिंग टू डू विद यू एंड लेट देम कैरी ऑन, आपको कोई मतलब नहीं उनसे, उनको लड़ने दोगे। लेसन को स्टॉप करोगे, दोनों को क्लास से बाहर कर दोगे, एंड तो बोलोगे कि तब वापस आना जब दोनों कूल डाउन हो जाओ, जब दोनों ठंडे पड़ जाओ, भाई अब हमने नहीं पढ़ना है, तब ये करोगे आप। या फिर एक थोड़ी देर के लिए आप टीचिंग को स्टॉप करोगे, उनमें से एक बच्चे को क्लास से बाहर करोगे और दोनों से एक एक करके सेपरेटली बहुत प्यार से उनसे बात करोगे कि दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर, ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर, ऐसे करोगे। या फिर उन पे जोर से चिल्लाओगे जब तक कि वो खुद चुप ना हो जाए, और तब उसके बाद अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करोगे। नाउ आपको सी एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, कोई भी इसका आंसर जो है वो दे देगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज यू विल स्टॉप टीचिंग फॉर अ मोमेंट, रिमूव वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास एंड देन टॉक सेपरेटली टू काम देम डाउन. Now the last two questions, question number 9 is a teacher should have good communication skills so they can work alongside others, and क्यों होने चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास? सोशलाइज विद कलीग्स आफ्टर वर्क, अपने कलीग्स के साथ बातें करने के लिए, सोशलाइज होने के लिए, या फिर क्रिएट अ शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस अमंग्स टीचर, पीपल्स एंड देयर पेरेंट्स। एक अच्छा पर्पस होना चाहिए टीचर्स के पास कि वो और अपनी साथी कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ किस तरह से गुड कम्युनिकेशन स्किल्स स्टैब्लिश कर सकें, या फिर बी एबल टू मार्केट द स्कूल टू अदर पोटेंशियल प्यूपल्स, एक तरह से मार्केटिंग कर सके बाहर स्कूल की और भी अच्छे स्टूडेंट्स आ सकें स्कूल में, या स्पीक टू द हेड टीचर इन अ प्रोफेशनल मैनर, हेड टीचर प्रिंसिपल या किसी से अच्छे मैनर में बात कर सके, इसलिए उनका कम्युनिकेशन स्किल गुड होना चाहिए। वेरी 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 क्लियर आंसर ऑफ दिस इज दैट क्रिएट अ शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस, जिससे कि वो एक अच्छे से बात कर सके टीचर्स के साथ, प्यूपल्स के साथ, दैट इज स्टूडेंट्स, और उनके पेरेंट्स के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन मैनेज कर सके। Now this is the last question. Which of the following is a key skill that makes a teacher stand out? क्या इसमें से सबसे important key skill है जिससे कि एक टीचर अलग दिखे कि yes he or she is one of the great good teacher in the school? क्या होना चाहिए? एक favoring one student over other, मतलब किसी अच्छे स्टूडेंट को फेवर करना ज़्यादा, किसी और स्टूडेंट्स को कम फेवर करना, या फिर बीइंग एबल टू कंट्रोल अ क्लास बाय शाउटिंग एट स्टूडेंट्स, बच्चों पे जितना स्ट्रिक्ट हो सकते उतना होना, शाउट करना उन पे और तब कंट्रोल करके रखना क्लास को, इनकॉर्पोरेटिंग एज मच डायलॉग एज पॉसिबल इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। किस तरह से अब डायलॉग बाजी कहते हैं ना कि डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हो, ये करो, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब चीज़ें कितने कम टाइम पे आप ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सको, या फिर जनरेटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर को जनरेट करना, और एक ग्रेट रेपो बनाना स्टूडेंट्स के साथ विदाउट फेवरिंग एनी वन ऑफ द स्टूडेंट ओवर अदर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, फेवरिज्म के, आप किस तरह से गुड रेपो बना सकते हो स्टूडेंट्स के साथ, ये। So it is very clear with this also that fourth option is the correct option, right? So here with this we will end the video. एंड आई होप ये टीचिंग स्किल्स आपको अच्छे से समझ आ गई हो। प्लीज़ इसका रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड। सो प्लीज़ डू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, एंड यस आई विल बी ब्रिंगिंग द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।